प्रयागराज और बनारस को राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में झूंसी है। झूंसी के पास एक मंदिर में श्यामलाल और विमला गरीबों में कंबल बांट रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि उस लाइन में उनकी बेटे और बहू भी लगे हैं। नमस्कार साथियों, ये स्टोरी है प्रयागराज की। साथियों, थोड़ा सा टाइम निकाल कर मित्रों इसको सुनिए। ये एक पारिवारिक कहानी है साथियों। आजकल के रिश्ते कैसे तार तार हो रहे हैं, उसी से संबंधित ये कहानी है साथियों। श्यामलाल बीमार हैं। पत्नी उनकी बेटे और बहू के पास जाती है। वहाँ जब पहुँचती है बेटे के पास, गेट पे वॉचमैन है साथियों। वॉचमैन अंदर नहीं जाने देता तो विमला उससे कहती है, निवेदन करती है कि जाइए अपने मालिक से बताइए कि मैं उनकी माँ हूँ, उनके पिताजी काफ़ी बीमार हैं। जब ऐसी बात वो वॉचमैन को बताती हैं तो वो अपने मालिक के पास जाता है। तो मालिक के पास जाता है तो ये सारी बातें जब बताता है तो मालिक के पास ही उनकी वाइफ होती है। उनकी वाइफ ये सब जैसे वॉचमैन बताता है तो वो बिगड़ जाती है और कहती है, तुम्हारी माँ बार बार यहाँ आ जाती है, इसको तुम बोल क्यों नहीं देते कि यहाँ ना आए। झूठ बोलकर बार बार पैसे लेने के लिए आती है। विमला कहती है, जब उसके लड़के आते हैं बाहर तो उससे बताती है, बेटा तुम्हारे बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तुम्हारे पास कुछ पैसों के लिए आई हूँ। तो लड़का कहता है, माँ तुम झूठ बोलकर पैसे ले जाती हो, हर बार तुम्हारा यही बहाना है। लेकिन माँ बार बार समझाती है कि बेटा तुम चाहो तो चलो अपने पिताजी को देख सकते हो, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। बेटा कुछ कह पाता उससे पहले ही बहू बोल देती है कि तुम्हारा रोज़ का बहाना है, तुम यहाँ बस मूड उठाए चले आते हो। अब क्या करें, माँ का तो एक ही लड़का होता है साथियों। माँ तो माँ होती है, बड़ी याद से आती है यहाँ। बेटा अंदर चला जाता है, माँ गेट पे खड़ी है। सोच के देखिए कितनी दयनीय स्थिति होती होगी उस समय जिन माँओं पर ये बीतता है। बेटा अंदर जाता है। बेटा एक बिजनेसमैन है, गाड़ी उसका ड्यूटी पे जाने का टाइम होता है। बेटे और बहू पुनः गाड़ी के साथ जब बाहर निकलते हैं तो माँ पुनः आवाज़ देती है, रुकवाती है। बेटा तो रुक जाता है। माँ कहती है, बेटा चलो ठीक है, जिस साइड तुम जा रहे हो वही साइड अस्पताल है, तुम्हारे बाबूजी एडमिट है, वहाँ मुझे छोड़ दो। लेकिन बेटा कुछ बोल पाता उससे पहले ही बहू बोल देती है कि कभी ऐसी गाड़ी देखी है, तुम्हारी औकात भी है गाड़ी बैठने की, चल हट बुढ़िया। सोचिए, जब ये घटना, इसके बाद बेटे और बहू चले जाते हैं अपने बिजनेस व्यापार जहाँ करते हैं वहाँ। ये घटना जब गार्ड देख रहा होता है, जब बेटे और बहू चले जाते हैं तो गार्ड पूछता है कि माँ जी क्या समस्या है। विमला सारी बात उनको बताती हैं कि बेटा हमारे पति भर्ती हैं, ये मेरे नालायक बेटा और बहू हैं। आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी इतनी खराब परिस्थिति है। इसके बाद जो गार्ड होता है वो, अब उसको भगवान कहें या दिल का महान कहें, उसके पास जो पैसा होता है लगभग 1600 रुपये उसके जेब में होती है। वो सारा पैसा माता जी के देता है और वहाँ बैठाता है, पानी पिलाता है। इसके बाद
कहता है कि माताजी अब तो साहब लोग चले गए हैं, मैं साइकिल से उधर से ही आता हूँ, अगर तुम चलो तो मैं चलो अस्पताल भी छोड़ देता हूँ। लेकिन माताजी चूँकि वृद्ध हैं तो कहती हैं बेटा मैं अब साइकिल पे नहीं बैठ पाऊँगी, कोई रिक्शा मिल जाएगा तो मैं बैठ के चली जाऊँगी। माताजी को रिक्शा बैठाता है वॉचमैन। इसके बाद माताजी अस्पताल चली जाती हैं। श्यामलाल जी वहाँ इंतज़ार कर रहे होते हैं, देखते हैं कि मेरी वाइफ जल्दी आ गई हैं, शायद बेटे ने कुछ मदद किया होगा। लेकिन इनके मन में विचार कर रहे हैं, विमला जब नज़दीक जानती है तो इनके विचार जो है बदल जाते हैं और चेहरे के भाव से ही समझ जाते हैं कि बेटे ने कोई मदद नहीं की। निराशा ही हाथ लेके आ रही हैं। विमला जी वहाँ पहुँचती हैं, सारी सच्चाई अपने पति से बयान करती हैं और बोलती हैं कि पैसा मिल गया है, हम तुम्हारी दवा भी लेके जो डॉक्टर पर्ची में लिखे होते हैं दवा लेने के लिए चली जाती हैं। इस दास्तान को वहाँ पे दोनों से क्रोधित से होते हैं और आपस में रोते भी हैं, शायद अपने लड़के की इस करतूत पे। वहाँ इनकी व्यथा को जो है बगल में एक बुखार पीड़ित मरीज सुन रहा होता है जिसका नाम रमेश है। वो मुड़कर जब देखता है तो क्या देखता है कि श्यामलाल जी ये तो वही हैं जो मुझे बचपन में ट्यूशन पढ़ाते थे, आज इन्हीं की बदौलत मैं बहुत बड़ा व्यापारी बना हूँ। उसकी तबीयत इस समय स्थिर है, ठीक है। वो श्यामलाल जी के पास आता है और उनको प्रणाम करता है। साथियों, जैसे हमारे पुराने परंपरा में होता है, अब तो नमस्ते करते हैं अपने गुरुओं से, नमस्ते भी करना भूल जाते हैं, लेकिन पहले लोग दंडवत प्रणाम किया करते थे। साथियों, रमेश पहुंचता है उनके पास, प्रणाम करता है और बोलता है गुरुजी पहचाना, क्योंकि श्यामलाल जी वृद्ध हो चुके हैं, बीमार भी हैं। साथियों, अवस्था से वो इशारा करते हैं कि बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं। तब तक में उनकी वाइफ भी आ जाती है मेडिकल स्टोर से दवा लेकर। रमेश उनको अपना परिचय बताता है कि गुरुजी मैं वर्मा का बेटा हूँ, आपके पड़ोस में रहता था, आपने मुझे ट्यूशन पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया गुरुजी कि मैं आज एक व्यापार करता हूँ और अच्छा खासा चलता है। आपके लड़के जो है आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं, ये बात मैंने सुना, आप और माता जी ऐसा बात कर रही थी। रमेश कहता है गुरुजी आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपके आशीर्वाद से मुझे धन दौलत भी है, आज से मैं आपकी सेवा करूँगा, आप मेरे साथ चलिए मेरे घर, मैं आपकी दवा का सारा खर्चा उठाऊँगा। बहुत ही महान दिल का वो शायद शिष्य उनका रहा होगा मित्रों। हाँ, आपको एक बात बताते चले कि श्यामलाल जी पूर्व में जब इनके बच्चा एक ही था, लड़का छोटा था, तो ये पहले प्राइवेट स्कूल में टीचर का काम करते थे और शाम के वक्त 1-2 घंटे जो बचते इनके पास उसमें ट्यूशन पढ़ाते थे मित्रों। तो कुछ यही उन्हीं में से एक चेला रमेश होता है। क्योंकि सरकारी जॉब नहीं थी, आप प्राइवेट स्कूल पढ़ाएंगे तो बस खर्चा भर चल रहा होता है। वृद्ध हो गए, लड़के भी निकाल दिए घर से, लड़के बहू। तो विमला भी जब उधर से आ जाती है तो रमेश कहता है कि माताजी मैं घर पे फ़ोन कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ ही दूरी पे मेरा घर है, मैं यहीं अब घर बनवा लिया हूँ, आप वहाँ जाइए, मैं गुरुजी की सारी सेवा करूँगा, साथ में रहूँगा, जब ठीक हो जाएंगे तो गुरुजी को लेकर मैं घर आऊँगा। विमला को वह अपने घर भेजता है और घर में बताता है कि एक माताजी जा रही हैं, इनका आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, इनकी सेवा करना। इसके बाद श्यामलाल कुछ दिन रहते हैं वहाँ हॉस्पिटल में। वो ठीक जब नॉर्मल हो जाते हैं तो रमेश उनको लेकर घर चला जाता है अपने। रमेश का खुद का कारोबार है, किराना की बड़ी दुकान है। एक रमेश बैठता है और एक उनके बाबूजी बैठते हैं।
तो कुछ दिन रहने के बाद उनके गुरुजी कहते हैं, बेटा अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा आप लोगों के साथ, मैं अब ठीक हो गया हूँ। बेटा मैं सोचता हूँ कि कहीं कुछ मैं भी काम करूँ। तो रमेश कहता है कि गुरुजी आप ऐसा करिए कि आप हमारे साथ ही हमारा काम देखिए, अगर आपको इसमें खराब न लगे कोई चीज़ तो आप यहीं रहिए, मैं आपकी सेवा करूँगा और आप मेरे पिताजी का ही भी हाथ बंटवाइए, आप दुकान जाइए, उनका थोड़ा सहयोग करिए। श्यामलाल जी सोचते हैं चलो कहीं चलेंगे तो भी तो काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो रोटी तो मिलेगी नहीं मित्रों। तो श्यामलाल जी इस बात को मान जाते हैं कि चलो चेला भी अच्छा है, सेवक है, यहाँ रहेंगे तो अपने लिए तो नहीं, कम से कम मेरी पत्नी को तो आराम रहेगा। एक बेटा है, बेटा समान एक चेला है यहाँ पे, कम से कम ये तो मान सम्मान दे रहा है, परिवार से भी मान सम्मान मिलता है। तो श्यामलाल जी वहीं रुक जाते हैं मित्रों। रमेश के पिताजी के व्यापार में हाथ बटाते हैं। कुछ दिन बीतता है मित्रों। अब श्यामलाल जी के पास भी काफ़ी पैसे आ जाते हैं, क्योंकि रमेश उनको मंथली पेमेंट पे नहीं बल्कि अपनी उस दुकान की इनकम से उनको पेमेंट करता। धीरे धीरे उनके काफ़ी इनकम आ जाती है। जब श्यामलाल जी के पास काफ़ी पैसे आ जाते हैं तो एक दिन वह चर्चा करते हैं अपने शिष्य रमेश से कि बेटा हमारे पास तो इतने पैसे हो गए हैं तो इसको कहाँ लगाएं। तो रमेश एक सलाह देता है, गुरुजी आप भी एक खुद की दुकान अब खोल लीजिए, आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा। यह बात श्यामलाल जी अपनी पत्नी बिमला को बताते हैं कि मेरे पास इस समय पैसे आ गए हैं काम भर के, मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो बताओ भगवान मैं क्या। पहले पूर्व में पत्नियों को मित्रों भगवान, श्रीमती ऐसे शब्दों से कह बुलाते थे, अब तो डार्लिंग वोल्डिंग हो गया है साथियों। तो उनकी पत्नी कहती हैं कि बताइए जिस पतरी में तुम खाना खाए उसे में छेद की करोगे। बोले कैसे। उनकी पत्नी बताती हैं कि बताओ इनका खुद का किराना का व्यापार है और अगर बगल में तुम भी किराना का व्यापार करोगे तो उनका तो घाटा होगा ना। कहते हैं ये तो बात तो तुमने सही कहा। अब ये दोनों विचार कर रहे हैं। तो श्यामलाल जी थोड़ा सा प्रफुल्लित मुद्रा में होते हैं। अब उनके पास तो कोई गम है नहीं, बेटा के प्रति कोई प्रेम नहीं है, पैसे भी कुछ हाथ में है। तो कहते हैं पत्नी से भगवान अगर तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ कुछ तुमको खरीद दें। अब उनकी श्रीमती जी भी साथियों थोड़ा सा प्रफुल्लित हैं। कहते हैं जब तक तो कुछ खरीदने पहनने की उम्र थी तब तक तो तुम कभी खरीदे नहीं कोई चीज़, आज तुम पूछ रहे हो कि कुछ चीज़ खरीद दें। अब तो शमशान जाने का समय आ गया है। थोड़ी सी हंसी ठिठोली होती है दोनों के बीच। पत्नी एक सलाह देती है कि हम लोग जो कमाए हैं क्यों न इसका कुछ हिस्सा हम लोग दान कर दें और बचे हिस्से में मेरे एक तमन्ना है कि मेरी बहू ने मुझे जब घर से मैं आपकी जब विषम परिस्थिति थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आपकी उस परिस्थिति में मेरे बहू और बेटे के घर में जो गार्ड था वॉचमैन, उसने आपकी बहुत मदद की है, वही दवा का पैसा दिया है। तो हम लोग उसको कुछ ऐसी चीज़ दिलवा दें ताकि उसको भी लगे कि नहीं मेरी भी कुछ मदद हो गई है। ये परिवार आपस में निर्णय करते हैं, वॉचमैन के पास जाते हैं और उसको एक बाइक
चिन्हारी के तौर पे खरीद देते हैं। और चूँकि साइकिल से आता जाता था तो उसको एक बाइक दिलवा देते हैं। अब वहाँ पर वॉचमैन नहीं है, वॉचमैन ही दूसरी जगह वो कर रहा होता है। समय का चक्र बदलता है मित्रों। अब इनका श्यामलाल जी का जो बेटा और बहू है, व्यापार में बहुत बड़ा घाटा होता है। इनका घर सब बिक जाता है, जो बिजनेस है, पैसे कुछ नहीं है। स्थिति ये होती है कि ये रोड पे आ जाते हैं। अब इनके पास पैसे हैं, विमला श्यामलाल के पास। ये अपने शिष्य से कुछ विचार विमर्श करते हैं कि बेटा हमारे पास ये पैसे हैं। रमेश के पिताजी भी बैठे हैं, उनकी रमेश की माता है, रमेश हैं, श्यामलाल जी हैं, उनकी वाइफ हैं। तो कहते हैं कि मैं अपने जो कमाई किया हूँ इसका कुछ अंश मैं दान करना चाहता हूँ। ठंड का महीना है साथियों। तो रमेश के पिताजी एक सलाह देते हैं कि अगर आपको दान करना है तो क्यों न, ठंड है, हम किसी मंदिर के पास चलते हैं, कुछ कंबल लेकर कुछ गरीबों में यही वितरण करेंगे और कुछ पैसे जिसको समझेंगे कुछ पैसे उसे भी दे देंगे खाने पीने के लिए, कुछ अन्न का भी दान कर देंगे। विमला जी कहती हैं कि मेरी एक इच्छा है कि हम लोग वहाँ चले। तो एक मेरी बहू ने मुझे दुत्कार कर कहा था कि तुम्हारी औकात नहीं है गाड़ी चढ़ने की। तो आपने पूछा था कि तुम्हारी कोई इच्छा हो, तो मेरी एक इच्छा है कि एक आप चरपहिया खरीद लीजिए। साथियों, अब उम्र तो नहीं है चरपहिया चढ़ने की, लेकिन अब पत्नी की इच्छा है। श्यामलाल जी भी सोचते हैं अंतिम समय कब आ जाए, कुछ पैसों का क्यों ना एक चरपहिया ही खरीद दूं। चरपहिया लेते हैं, सेकंड हैंड, ज़्यादा तो पैसा होता नहीं, काम चलाऊ लेते हैं मार्केट से, जैसे मिल जाती हैं। इसके बाद ये लोग निकलते हैं, एक मंदिर के पास जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो ये लोग वहाँ गरीबों में कंबल, रुपए और कुछ अन्न का जब दान करते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ हमारे बहू और बेटे भी लाइन कतार में खड़े हुए हैं। जब बहू देखती है कि ये तो मेरे ससुर जी हैं, तो अपनी पत्नी से कहती है कि आज तो हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन ससुर और ये तो माता जी आए हुए हैं और गाड़ी से आए हैं चरपहिया से, क्यों ना अपने पछतावा को, हम गलती जो किए हैं उसकी माफ़ी मांग लें और अपने जितनी भी गलतियां हैं शायद क्षमा मांगने पर माफ़ कर दें। और हम जिस रास्ते पे आ गए हैं शायद पिताजी ही कुछ सहयोग कर दें। लड़का मानता है ये बात। अब आ तो रोड पे गया है, अब करेगा क्या साथियों। और वो भी माता पिता हैं। देखिए, माता बेटे कितने भी नालायक हों, लेकिन पिता और माता के दिल में उसके प्रति प्रेम हर समय रहता है। जब उनके श्यामलाल जी विमला के बेटे और बहू जाकर दोनों के पैर पर गिर पड़ते हैं और अपनी सारी परिस्थितियों का हाल का बयां करते हैं, तो एक माता और पिता का दिल पिघलता है साथियों। और पुनः अपने बच्चों के साथ जीवन की शुरुआत करते हैं। अंतिम क्षण है, हर पिता को ये ज़रूरत होती है कि बेटा मेरा साथ रहे। इनका भी अंतिम क्षण है, लेकिन धन्य है ऐसे शिष्य जिन्होंने एक पिता से बढ़कर इनकी सेवा की। साथियों, यह कहानी कैसी लगी मित्रों, आप ज़रूर कमेंट में बताइए साथियों।